हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पीछे के चैप्टर्स हमने कर लिए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा का पूरा। तो ऑप्टिक्स किसे कहते हैं और उसको दो पार्ट्स के अंदर बांटा गया है। दोनों पार्ट्स को हमें क्या रेगुलरली उनको क्या हर एक चैप्टर वाइज दे रखे हैं, तो उनको डिटेल के अंदर स्टडी करना है। तो ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ें, रिफ्लेक्शन पढ़ें, रिफ्रैक्शन पढ़ें, ठीक है, डिस्पर्जन पढ़ें और इंटरफेरेंस पढ़ें, डिफ्रैक्शन पढ़ें, पोलराइजेशन पढ़ें। तो इन तरह की जो भी स्टडी हम करेंगे हम उसे क्या ऑप्टिक्स कहेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of, which deals with the study of optical phenomena बोलते हैं हम इनको, optical phenomena, like कौन कौन से? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ठीक है, ये तीन चीजें हैं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और यदि एक आध चीज रह गई होगी तो एक्सेट्रा लगा दो, एक्सेट्रा। तो हम उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या कहेंगे? ऑप्टिक्स कहेंगे। देखो, ऑप्टिकल फिनोमिना, ऑप्टिकल्स आपने देखा भी होगा कहीं किसी दुकान के ऊपर, तो कहाँ देखा होगा वो आप सोचो कि ऑप्टिकल्स लिखा हुआ हमने कहाँ देखा है। तो कहाँ देखा है? चश्मे की दुकान पर देखा है। तो चश्मा क्या हो गया? एक लेंस हो गया। तो लेंस के अंदर क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। मिरर के अंदर क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। प्रिज्म के अंदर क्या होता है? डिस्पर्जन होता है। और ऐसे इनका डिटेल स्टडी हमें करनी है। चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो ऑप्टिक्स क्या हुआ? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल फिनोमिनाज। ये सारे ऑप्टिकल फिनोमिनाज कहलाते हैं, ठीक है। इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला तो है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। जैसे वेव के बारे में हमने 11th में भी पढ़ा था वेव्स, तो वहां पे हमने मैकेनिकल वेव्स पढ़ी थी, ठीक है। और 12th के अंदर हमें क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो हमने पढ़ ली। और ये जो सारा है ये वेव का ही पोर्शन है। तीनों जो बच गए वो वेव के पोर्शन है। तो वेव ऑप्टिक्स के तो अंदर हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। और रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। ये हमें रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ आई होगी कि ऑप्टिक्स क्या है। और जो दो कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया गया है वो भी मैंने यहाँ पे बताई हैं कि एक तो रे ऑप्टिक्स है और दूसरा क्या? वेव ऑप्टिक्स है, ठीक है। इसको यहां तक नोट कर लो आप एक बार, और उसके बाद हम रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और रे ऑप्टिक्स के अंदर मैं सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करूंगा, ये वाला। क्योंकि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले था वो अब की बार जो 2020-21 के अंदर आप एग्जाम देंगे, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो हटा दिया। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। बाकी कंपटीशन के लिए जो भी क्वेश्चंस होंगे वो रिफ्लेक्शन आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, इतना तो फॉर्मूलेज वगैरह आते ही हैं। मिरर फॉर्मूला ही है मेन, तो लीनियर मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला वो हम बाद में डिस्कस कर देंगे कभी भी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट करेंगे।
ऑप्टिक्स का पार्ट। साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाना। जैसे यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, इतना लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, या पहले ये करा करो कि पूरा वीडियो देख लो, दोबारा जब नोट्स बनाओ तो पॉज करते हुए बनाते जाओ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसके अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने कहा था कि जो फिजिक्स है वो नेचर से जुड़ी हुई है, डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। तो रिफ्रैक्शन आप कहाँ देखते हैं? रिफ्रैक्शन आप कहाँ देखते हैं? रिफ्रैक्शन होता है जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो वो बैंड हो जाती है। ठीक है, जैसे पानी के अंदर आप देखोगे तो पानी का जो बॉटम आपको दिखाई देता है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, एक्चुअल डेप्थ, रियल डेप्थ से जो वाटर टैंक की है या पानी के अंदर बाल्टी के अंदर पानी है उसमें है, ठीक है, तो कम दिखाई देता है। ठीक है, उसकी एक्चुअल जो डेप्थ है, अपरेंट डेप्थ है, वो एक्चुअल डेप्थ से कम दिखाई देती है। रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है, क्योंकि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका पाथ चेंज हो जाएगा। सीधी लाइन के अंदर आ रही थी, मुड़ जाएगी, उसे ही हम क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो सिंपल सी बात, जो डेफिनेशन आप याद रखेंगे यहाँ पे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ चेंज कर लेती है। तो द चेंज इन द पाथ, द चेंज इन पाथ of the light, of the ray of light, when it travels from one medium to another medium, is called, आप उसे क्या कहोगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहोगे। जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है, ठीक है, चलती है, तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे ये मान लीजिए मैंने यहां पे कोई दूसरा मीडियम ले लिया, जैसे ग्लास ले लो या कोई भी इसके अंदर, इस चैम्बर के अंदर पानी ले लो, जैसे कैसे भी है, मान लो ग्लास है, ठीक है, या वाटर है, जैसे भी आप करो, दूसरा मीडियम लेना है हमें। एक मीडियम कौन सा हो गया आपका, बताओ? एयर हो गया एक तरह से। क्या मान लू मैं? एयर। यहाँ पे क्या है? एयर है। और ये कोई भी मीडियम है, जैसे एयर को हम कहते हैं रेयर मीडियम, और जो दूसरा हो गया उसको क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम। ठीक है, जैसे हिंदी में बोलो तो क्या? सरल माध्यम, विरल माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम, इस तरह से होता है। सघन माध्यम, विरल माध्यम, रेयर और डेंसर। रेयर क्या होता है? रेयर मीडियम वो मीडियम है जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो। डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम हो। ठीक है, अब जैसे मान लो रेयर एयर लेंगे, फिर उसके बाद पानी लेंगे, उसके बाद ग्लास लेंगे, तो एयर के कंपैरिजन में तो पानी क्या हो गया? डेंसर हो गया। और पानी, और यदि आप ग्लास लेओगे, कांच लेओगे, तो वहां पे क्या हो गया? कांच ज्यादा, उससे डेंसर हो गया। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे जैसे वो आगे पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाता है तो डेंसर, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ती चली जाती है, डेंस होने की। तो यहां से एक रे ऑफ लाइट आती है, इसके ऊपर इंसिडेंट होती है। ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर, ये XY इंटरफेस ले लेते हैं। ठीक है, ये एक रे ऑफ लाइट आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलोगे? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे वो टकराती है उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और उस परपेंडिकुलर को कहते हैं नॉर्मल। क्या कहोगे? नॉर्मल। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे जो आई है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे वो टकराती है उस पॉइंट को बोलते हैं, ओ को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ गए होंगे इतना?
अब ये रे ऑफ लाइट कहां जानी चाहिए थी? सीधी जानी चाहिए थी, ये ऐसे जानी चाहिए थी, सीधी, ऐसे सीधी, ठीक है। सीधी चली जाती तो रिफ्रैक्शन होता ही नहीं। बट अब क्या हुआ, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, इसने अपना पाथ चेंज कर लिया, ये मुड़ गई ऐसे, इस तरह से ये मुड़ गई, ठीक। और मुड़ने को ही, इसी फिनोमिनन को आप क्या कहोगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमने यही लिखा है, द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब इसमें यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। पहले तो इसको मैं लिख देता हूं, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर है अपना, जो एंगल आर है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। और ये जो रे है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टेड रे। हिंदी में कहते हैं इसे प्रकाश का परावर्तन। क्या कहोगे? प्रकाश का परावर्तन, ठीक। ये रिफ्रैक्टेड रे हो गए। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि ये इधर ही क्यों मुड़ी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यदि इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो वो बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। और यदि रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाती है? डेंसर से रेयर, तो वो बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो चाहे नोट डाल के लिख लेना ये बात, नोट डाल के लिख लो, व्हेन रे ऑफ लाइट travels from rarer to denser, it bends towards the normal, ठीक है। ये बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। दूसरी बात, इफ द रे ऑफ लाइट travels from denser to rarer, the refracted ray bends away from normal, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। इस बात को आपने लिख लिया होगा। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो बेसिक हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी तो वो बैंड होगी, और उसी को हम क्या कहेंगे? फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहोगे? फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। अब कारण क्या है रिफ्रैक्शन होने का? इसका रिफ्रैक्शन का क्या है? कारण क्या है? क्यों हुआ रिफ्रैक्शन? हमें वो डिस्कस करना है कि रिफ्रैक्शन हुआ क्यों। तो पॉज इतना आप लिख लेंगे यहां पे, वीडियो को पॉज करके। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, हुआ क्यों? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो बेसिक कॉज है रिफ्रैक्शन का वो यही है कि अलग अलग मीडियम के अंदर, डिफरेंट मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग अलग हो जाती है। एयर के अंदर अलग है, पानी के अंदर अलग है, ग्लास के अंदर अलग है, या और भी कोई जैसे ऑयल लोगे, डायमंड लोगे, सभी में अलग अलग है, और वही उसका बैंड होने का कारण है। द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, the basic cause of refraction of light is to change the speed of light in different media, प्लूरल है, मीडियम का प्लूरल है MEDII, ठीक है। IA मत लिखना, वो मीडिया तो क्या हो, IA लिख दोगे तो वो मीडिया तो क्या हो जाएगा, जो न्यूज वाला है वो हो जाएगा। तो अलग अलग मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है, ठीक। अब ये थोड़ा सा याद रख लेना कि वैक्यूम है, जैसे
मैं वैक्यूम की बात करूं तो स्पीड ऑफ लाइट आप जानते होंगे सभी c के बराबर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यही स्पीड हमें एयर के अंदर लेनी है, क्योंकि एयर के अंदर और कोई जो एटमॉस्फेयर है उसके कारण थोड़ा सा चेंज आता है, बट हम लगभग वैक्यूम जैसा ही मानेंगे एयर को, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो आपने डिस्कस किया होगा 0.001, उसका थोड़ा सा हल्का सा फर्क होता है, बट वैक्यूम या एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट आपको इतनी ही लेनी है 3 × 10⁸, वो लगभग इतनी ही आती है, थोड़ा सा फर्क आएगा 2.99 इस तरह समथिंग, बट उसको अप्रोक्सीमेट क्या लेके चलेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हालांकि वैक्यूम और एयर देखो अलग अलग चीज है, क्योंकि जब आपने 11th में वेव्स के बारे में पढ़ा था, साउंड वेव्स के बारे में पढ़ा था, तो वैक्यूम के अंदर तो साउंड वेव्स ट्रैवल ही नहीं करती। कोई बच्चा बोलेगा किसी दूसरे को तो वो सुन ही नहीं पाएगा, वैक्यूम के अंदर होगा। तो एयर है वो मीडियम है, ताकि साउंड क्या हो, क्योंकि साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत है, बगैर मीडियम के तो साउंड ट्रैवल ही नहीं कर सकती। समझ रहे हो ना? ठीक है, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये आपने 11th में पढ़ लिया होगा सारी बातें। तो वैक्यूम और एयर के, मैं यहाँ वैक्यूम और एयर लगभग सेम मान के चल रहा हूँ। स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये पता ही है हम। यदि पानी की बात करेंगे, इन वाटर स्पीड ऑफ लाइट है v मान लेता हूं, वो होती है 2.25 × 10⁸। वो हम निकाल भी देंगे कि भाई ये कैसे आई, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होता है तो हम वहां से निकाल लेते हैं कि भाई पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे आएगा इसकी जस्ट बाद। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं तो थोड़ा सा आप ध्यान से देख लो कि ये मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लो ये कैसे आया, वो फॉर्मूले से आएगा। ठीक है, वो आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास के अंदर कि कैसे आता है। बाकी फिलहाल एट प्रेजेंट इसको याद रख लो, आगे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इसके बाद डिस्कस करूंगा तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे आया। इन ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट और भी कम होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप देख रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जैसे जैसे मीडियम स्ट्रांग हो रहा है तो वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। ठीक, वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा है, वाटर के अंदर कम होगी, ग्लास के अंदर और भी कम होगी, और भी स्ट्रॉन्ग मीडियम ले लूंगा तो और भी कम हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये कुछ एक बातें हैं कि जो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो क्या है, वो आप समझ गए होंगे। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज टू चेंज द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, वो उसका ये कारण है, इसका रिफ्रैक्शन का कारण है इस तरह से। तो ये कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप नोट कर लो कि बेसिक कॉजेज क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। उसके बाद इसके लॉज हम डिस्कस करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नियम क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नियम। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला है, देखो जब रिफ्रैक्शन होता है तो वहां पे एक चीज का ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फेज सेम रहेगा, सेम फेज में रहती है, और लेकिन जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ आप जानते हैं लैम्डा क्या का फॉर्मूला क्या है, c/ν। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ये तो चेंज होनी नहीं है, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है अलग अलग मीडियम के अंदर, तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये पहला नियम है कि रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी और फेज होती है। जो एंगल की बात करते हैं, फेज भी आपने 11th में डिस्कस कर लिया होगा। फेज एंगल किसे कहते हैं, वेव के अंदर जैसे y बराबर होता है ना a sin ωt + φ, तो ये तो फेज डिफरेंस होता है, और ये क्या है, एंगल को ही हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। तो वहां पे एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। जैसे वेव ऑप्टिक्स के अंदर तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इस चीज की, जो आपने 11th में वेव्स पढ़ा था उसकी वेव ऑप्टिक्स के अंदर तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बट यहाँ भी कुछ एक टर्म्स आएंगे तो इसको एक बार आप रफली थोड़ा सा वहां पे आइडिया ले लेना, कि थोड़ा बहुत पढ़ लेना इसके बारे में, ज्यादा कुछ नहीं बस।
फॉर्मूलेज वगैरह, इक्वेशंस ऑफ वेव, जैसे ईएम वेव्स पढ़ा था तो उसके अंदर भी तो आई थी बात, है ना। तो इस वजह से तो पहला नियम ये है कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी एंड फेज remain same, but speed of light and wavelength both change, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। तो दो चीजें तो अनचेंज रहेंगी और दो चीजें चेंज हो जाएंगी रिफ्रैक्शन के दौरान। दूसरा रटी रटाई सी बात है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, वो एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारा का सारा रिफ्रैक्शन इसी पे चलेगा। ये मैंने क्या लिया था, अभी एक मीडियम लिया था, एक्स वाई इंटरफेस, ये मीडियम लिया था, और ये इंसिडेंट रे ली थी, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये एयर है मींस 1 मीडियम ले लेता हूं, डेंसर है मीडियम 2 नाम दे देता हूं, ठीक है। या ए और कुछ भी नाम दे दो, ए बी नाम दे दो। ये बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसे कहोगे रिफ्रैक्टेड रे, और ये एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। यहां से एक चीज का ध्यान रखेंगे, द रेशियो ऑफ, तीसरा लो है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका मतलब है साइन आई। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब है साइन आई। जैसे साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा बोलते हो तो उसको क्या कहते हो? साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? साइन आई। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब हुआ साइन आई। टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? साइन आई अपॉन साइन आर, इसका मतलब हुआ साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, ये है कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को ही कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट को ही कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जिसको हिंदी में अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम नोट किससे करते हैं? पहले तो एक बार इतना लिख लो, उसके बाद मैं ऊपर वाला मिटा करके फिर लिखूंगा। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या? कांस्टेंट होता है। ये तीसरा लॉ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो इसको थोड़ा सा और हम फॉर्मूला लिखते हैं, इतना आप लिख लो इसको। यहां से आगे बढ़ते हैं हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम को कहते हैं म्यू से लिखते हैं, और साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, इसको लिखा जाता है म्यू से। इससे म्यू से, या कई बुक के अंदर एन से भी लिख रखा है, या एन से लिख लो, म्यू से या एन से भी लिख लेते हैं। और देखो अब म्यू क्या है ये सुनो। रे ऑफ लाइट आपकी कहां से कहां जा रही है? 1 से लेकर के 2 की तरफ।
तो जिधर जा रही है, किसके अंदर जा रही है, 2, उसको यहां लिखते हैं, और जहां से आ रही है उसको ऊपर लिखते हैं। μ21 क्या, μ21, या इसको ऐसे भी लिख लो, μ21 यहां लिख दो, या n21 भी ऐसे भी लिखते हैं, n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं पे आपने लिखा हुआ देखा हो, कंफ्यूज हो जाओ कि सर ने अलग बता दिया, तो इससे लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं, कैसे भी लिख लो। और μ21 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और इसका एक नाम भी है, इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहोगे, स्नेल्स लॉ। μ21 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, यहां से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब बात करता हूं, मान लो मैं, और इसका एक फॉर्मूला और भी होता है ऑल्सो, वो भी लिख लो। μ21 होता है c/v। c तो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, और v है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो यहां से आप ये चीजें लिख लो। उसके बाद मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा हूं, एयर का, वाटर का और ग्लास का। मेनली 3 चीजें तो यहां सबसे ज्यादा यूज होंगी, बाकी जो यदि यूज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनका आपको दिया हुआ होगा, तो इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ होगा, इतना लिख लो आप इसको। और उसके बाद जो अभी मैंने लिखवाए हैं वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। तो एक चीज तो यही थी कि यदि मान लो ये एयर है, मीडियम 1 जो है वो एयर है, और मीडियम 2 है वाटर है, ठीक, मान लेता हूं सपोज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे लिखोगे, इसको क्या पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, यदि म्यू ए यहां पे लिख देता हूं ना मैं, AW, तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये क्या आएगा, इन दोनों में क्या अंतर है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इनिशियली मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो क्या आया, सी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁻⁸। वाटर के अंदर स्पीड कितनी है, 2.25 इंटू 10⁻⁸। ये कैंसिल हो गए, 10⁸ से 10⁸ कट गया। μW ये क्या आ गया, 3/2.25। इसको थोड़ा और सोल्व कर लो, 300 डिवाइडेड बाई 225, और 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 में 225, 3 3 9, 3 चौक 12। तो μW ये आता है 4/3 या 1.33। क्या आएगा, 1.33। तो ये आप नोट कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब यदि ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालूं मैं, तो क्या आएगा, इसको आप लिख लेंगे। इसी तरह से यदि, तो μ21 हो गया ना, 2 का मतलब यहां पे क्या लिख दिया, W लिख दिया, 1 का मतलब क्या, एयर लिख दिया। इस तरह से मानना है मैंने। दूसरी चीज, यदि मैं ये मानूं कि मीडियम 1 को तो एयर ही मान रहा हूं, और 2 को मैं ग्लास मान लेता हूं, कांच, क्या मान लिया, ग्लास। तो अब क्या लिखोगे, μGA, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर।
तो क्या आया, एयर के अंदर तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, बट ग्लास के अंदर क्या बताई है, 2 × 10⁸, यही बताई। फिर से काट दो, तो म्यू जी ए क्या आ गया, 3/2, 1.5। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हो गया। समझ गए हम? ठीक है, हो गया। अब यदि एयर का ही एयर के रेस्पेक्ट में लें, बताओ, एयर का ही एयर के रेस्पेक्ट में लें तो वो चेंज नहीं होगा, क्या आएगा, 1 ही आएगा। पानी का विद रिस्पेक्ट टू पानी लेओगे तो 1, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लेओगे तो भी 1। तो एयर का यदि विद रिस्पेक्ट टू एयर हम बात करते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आना है, 1 आना है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर में है वो 1.33 और 1.2, और वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर है वो है 1.33। तो ये कुछ एक बातें थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। ये चीजें बार बार जैसे यूज होंगी तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी। एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने बताया ना कि एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लिखोगे तो क्या हो जाएगा। और एक चीज और बता देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, यदि ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिखना हो तो इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, तो बोलो, लिख सकते हैं ना, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, इस फॉर्मूले। तो इसकी वैल्यू है 1.5, इसकी वैल्यू है 1.33। तो ये भी एक लिख लेना फॉर्मूला, काम आएगा आगे काम आएगा। ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू लिखना हो तो ग्लास को ऊपर लेना है, पानी को नीचे लेकर के डिवाइड करना है, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं मैं यहीं से, इसको आप नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके। यहीं से एक चीज और बता देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसका मतलब यह है कि सपोज यहां पे आपने मिरर लगा दिया, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, यहां पे आपने मिरर लगा दिया ऐसे, प्लेन मिरर। क्या हो गया, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर आप जानते ही हैं क्या होगा, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे चली जाएगी, ठीक है। तो अब रे ऑफ लाइट कहां से कहां गई, सेकंड से 1, तो सेकंड से 1 जाएगी तो क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, क्योंकि किसके अंदर एंटर हो गई, अब वो 1 के अंदर एंटर हो गई। कहां से आई है, 2 से आई। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को कौन हो गया, आर हो गया इस रे के लिए, तो डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई तो एंगल कौन सा हो गया, आई हो गया। समझ गए होंगे। जैसे μ21 क्या था आपका, साइन आई अपॉन साइन आर, उसी को तो लिखा है ऐसे कैसे। ये तो कब है, जब 1 से 2 में जा रही है, ये कब है, जब 2 से 1 में आ रही है, ठीक है ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को μ12 है, सॉरी, हाँ सही है, μ12 ये μ2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई और साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ये कट गए, 1 आ गया। तो μ12 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन μ21, लिख लो। तो यदि ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है और एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। जैसे ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर आया है मेरा कितना, 3/2, एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लिखना है तो उल्टा कर दो, 2/3, ऐसे। ऐसे ही
वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर आया 4/3 और एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है तो 3/4। इस तरह से इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो ये चीज है। तो आज तक मतलब इस वीडियो के अंदर आप इतना ही कर लो, बाकी हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और आई होप आपको समझ आया होगा। कमेंट में लिख दिया करें यदि कोई दिक्कत हो तो, इस तरह से पर्सनल नंबर के ऊपर बता दिया करो, ठीक। ओके, थैंक यू।